Good morning, dear students. Welcome in my physics class. We study about what is the vector. This chapter name is the motion in a plane, and previous video you watched about what is the parallelogram law of vector addition. आपने पीछे का वीडियो जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो आप, ये चैप्टर कैसे आप वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, न्यू भी है थोड़ा सा। तो वेक्टर में सबसे पहले मैंने बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो स्केलर और वेक्टर। स्केलर इज दैट टाइप क्वांटिटी वेयर ओनली वन गिवन द मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर इज दैट टाइप क्वांटिटी वेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है वह होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हम वेक्टर और स्केलर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और वेक्टर स्केलर में स्टडी करते समय मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे रिप्रेजेंट एक एरो से हम करते हैं, एक एरो से। अगर हम किसी के ऊपर एरो लगा दें तो मुझे यह पता लग जाता है कि दैट क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर ए, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल, नेगेटिव वेक्टर विच डायरेक्शन इज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज इक्वल, यूनिट वेक्टर जिसकी पूरे यूनिट वेक्टर के बारे में स्टडी अभी हम एक बार और करेंगे थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर का एडिशन मैंने किया होगा कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो मैंने बताया अगर टू वेक्टर्स अगर हैं तो उसका एक ट्रायंगुलर लॉ है जिसका मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ, जिसका यूज़ मैं नहीं करता हूँ वेक्टर को ऐड करने में। मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ पैरेललोग्राम लॉ में। और पैरेललोग्राम लॉ में मैंने आपको बताया होगा कि यदि किसी पॉइंट पे दो वेक्टर, वेक्टर P एंड वेक्टर Q ऐसे लग रहे हों जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हों, तो इसका रिजल्ट इसका डायगोनल होता था R, जिसका फार्मूला होता था R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। यह था। बट टुडे टॉपिक इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वेक्टर का ऐसा डिवाइडेशन मुझे करना है, ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है, दो या अधिक पार्ट में ऐसे बांट देना है जिसका जो रिजल्ट आए उस अकेले वेक्टर के इक्वल आ जाए। तो क्या होता है वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है वह है द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिट करना है अ वेक्टर टू आर मोर वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टू अ वेक्टर टू आर मोर वेक्टर व्हेन दैट इफेक्ट। हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर है यह, सपोज करिए एक वेक्टर यह दिया है और एक वेक्टर कुछ और दे दिया, यह वेक्टर R था। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसका इफेक्ट इस अकेले के इक्वल आ जाए। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मीन्स वेक्टर R जो होगा वह वेक्टर A प्लस वेक्टर B के इक्वल आना चाहिए। यह रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। मीन्स इस वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसका इफेक्ट इस अकेले वेक्टर के इक्वल आता है। इस वेक्टर को ऐसे दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया जिसका रिजल्ट इसके इक्वल आता है, जिसका इफेक्ट इसके इक्वल आता है। जैसे यह 5 न्यूटन का फोर्स अगर है तो मैं इसको 3 और 2 में डिवाइड कर सकता हूँ, 4 या 1 में डिवाइड कर सकता हूँ। तो 4 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो दो या उससे ज़्यादा वेक्टर में ऐसा स्प्लिट कर देना है
जिसका जो इफेक्ट हो इस अकेले वेक्टर के इक्वल आता है उसे कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पता हो गया होगा कि क्या होगा कि किसी एक वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर में स्प्लिट करना जिसका इफेक्ट इस अकेले की क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्या होता है वेक्टर का कंपोनेंट्स, वेक्टर जब आपने वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या हो सकता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब किसी एक वेक्टर को दो पार्ट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ax वेक्टर ax एंड वेक्टर ay, ax एंड ay। वेक्टर a को मैंने x एक्सिस और y एक्सिस में परपेंडिकुलरली डिवाइड किया तो हम कहते हैं कि इस a का एक कंपोनेंट यह है और दूसरा कंपोनेंट ay है। एक वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में ब्रेक कर दें, तोड़ दें तो यह ax और यह ay, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स इसमें से होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स जैसे हम सपोज कर लें अगर यह एंगल थीटा है, यह एंगल सपोज दिस एंगल बी थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन this side is the base and this is the perpendicular side। यह इसका बेस हुआ और यह साइड इसके पैरेलल है जो कि परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए हुई ay। तो एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विच इज वेक्टर ax एंड अदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट्स विच इज वेक्टर ay। horizontal components and vertical components for this angle। इस एंगल के लिए इसका ax horizontal components है और ay क्या होता है, इसका vertical components होता है। तो जो horizontal components और vertical components हैं, अगर यह वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड मैंने सपोज कर लिया a आया, जिसका मैग्नीट्यूड आप सपोज कर लो कितना है a, जिसका मैग्नीट्यूड a है तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वेक्टर ax बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल OPQ। ट्रायंगल OPQ में आप देख रहे हो ट्रायंगल OPQ इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल OPQ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वेक्टर ax अपॉन पता है, आपको पता क्या है, आपको पता है इसका हाइपोटेनस a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, इस बार मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, अभी डायरेक्शन की भी कहानी हम आपको बताते हैं। अभी हमने लिखा कि ax मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ax अपॉन हाइपोटेन्यूज is equal to base upon hypotenuse is equal to cos theta। so ax means horizontal components, horizontal components ax is equal to a cos theta। ओके, आपको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ में आया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे मैंने डिवाइड किया, मैंने कहा सपोज किया कि एक वेक्टर a था जिसका मैग्नीट्यूड a है, उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स मुझे बताना है, इसका माने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मुझे बताने हैं। तो मैंने सपोज कर लिया कि यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा है तो इससे सटी हुई साइड यह है, तो यह कौन सी होगी, इससे टच में है ये साइड तो यह बेस हो गई। इसके फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर और यह हाइपोटेन्यूज हो गई इन राइट ट्रायंगल OPQ, राइट ट्रायंगल OPQ में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब भी इसका लेंगे तो वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे, वेक्टर तो केवल डायरेक्शन बताता है, हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ax जिसे आप केवल ax लिख सकते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें और याद कर लीजिएगा, जैसे वेक्टर ax का मतलब हुआ कि यह डायरेक्शन भी बता रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन वेक्टर है, को हम अगर यह लिख दें मॉड वेक्टर ax
या इसको ax भी लिख सकते हैं, केवल यह मैग्नीट्यूड है। मॉड वेक्टर ax कहीं लिखा हुआ है तो उसे आप केवल ax लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर a को आप a लिख सकते हो। a मीन्स ओनली वन मैग्नीट्यूड, ax मीन्स ओनली वन मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड है ax का मतलब। तो फिर से मैं बताता हूँ आपको, मैंने कहा कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक थीटा से सटा हुआ हॉरिजॉन्टल, जो थीटा से टच में होगा, जो साइड थीटा से टच में है, एंगल से टच में जो साइड है वह हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। उसके फ्रंट की जो स्मॉलेस्ट साइड होगी वह वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा उसका, और लॉन्ग साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो मैंने कहा कि इससे यह थीटा है और थीटा से टच में ax है, तो ax को आपने लिखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो ax का मैग्नीट्यूड अपान हाइपोटेनस पता है इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ax इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली आप अगर इसकी वैल्यू निकालो वर्टिकल कंपोनेंट्स ay, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ay भी लिख सकते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो वर्टिकल कंपोनेंट से y इज इक्वल टू a साइन थीटा। यह आपका कंपोनेंट्स हुआ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए। अच्छा, अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिवाइड करके चाहो वैल्यू निकालना तो निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे हमें वेक्टर a की वैल्यू निकालना है तो इन राइट ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यह इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ax, the value of ax is the a cos theta, a square cos square theta plus value of the ay, a square sin square theta। इस दोनों प्रोसेस में जो कॉमन है, देखिए सर वही रिजल्ट आ रहा है, a स्क्वायर ही आएगा, a स्क्वायर इज कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यही आपका रिजल्ट इसका आ गया a स्क्वायर, जिसे आपने a सपोज कर लिया था उसी को आपने a फिर ला दिया। मैं इसको r लिख लेता हूं, बल्कि वेक्टर r लिखेंगे तो यहां हम r लिख सकते हैं। यह रिजल्ट मिलता है जो कितना आता है a स्क्वायर। r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। दिस इज द कंपोनेंट्स, दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? किसी एक वेक्टर को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिसका इफेक्ट उस अकेले वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। रिजोल्यूशन होता है, इसके दो कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड किया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो हैं, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे कई बार इसका यूज़ करके हम फॉर्मूला डराइव करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स जो थीटा से टच में साइड है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और जो थीटा के फ्रंट वाली साइड आती है उसे आप कहते हो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट्स। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने का तरीका मैंने बताया। आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है कि कैसे हम परपेंडिकुलर या बेस को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज है तो कॉस थीटा, फिर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज मीन्स साइन थीटा। ओके, तो यह आपका था कंपोनेंट्स, क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम थोड़ा सा कुछ कोऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप सबसे पहले चीज़ जानते होंगे सभी कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना। एक बार थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स में जाता हूं बैक। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश। दिस इज हॉरिजॉन्टल line which called the abscissa and this vertical line is called the ordent. First we write
एब्सिसा एंड आफ्टर वी राइट द ऑर्डिनेट मीन्स एक्स एंड वाई, मीन्स एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस आपने कवर किया है यहाँ से यहाँ तक वह स्मॉल एक्स है, और जो वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस कवर किया यह वह स्मॉल वाई है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखा गया। ओके, यह कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है, लेकिन 3D में, यह तो 2D में कोऑर्डिनेट था, अगर 3D में मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, कोऑर्डिनेट लिखना हो, आइए सर थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट पे आता हूँ। सपोज करो मैंने यह बना दिया एक क्यूब, दिस इज ए क्यूब, हो गया सर क्यूब, and this axis is the x-axis, this is the this origin and this is the x-axis, x-axis, and this axis be the y-axis, this is y-axis, and this is the z-axis, यह हमने z-axis मान। अब हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। दिस कोऑर्डिनेट बी ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, एफ, जी, ओ। यह आपका क्यूब आपने बना लिया। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट दिखाना है। मैं जैसे इस कमरे की बात करता हूँ, इस कमरे में आइएगा, मैं इसमें कोऑर्डिनेट क्यूब, यह क्यूबॉइड है, यह जो रूम है क्यूबॉइड के फॉर्म का है, तो इसमें देखिए एक्सिस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट है क्यूब में। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आइए सर, यह कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और यह हम यह सपोज करके चलते हैं कि दिस साइड भी ए, द साइड ऑफ क्यूब इज ए, दिस साइड ऑफ क्यूब इज ए, सो दिस इज द ए 0 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है। फिर से सुनिएगा सर, मैंने बताया आपको, जैसे आपको मैंने बताया कि यह आप देख रहे हो जो रूम है इस क्यूबॉइड के फॉर्म का है, रूम जो आपका है क्यूबॉइड के फॉर्म का है, तो उसमें वह एक्सिस ओरिजिन मान के चलता हूँ मैं, ओरिजिन सपोज करता हूँ कि दिस इज द ओरिजिन, वहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यह कौन सी एक्सिस हो गई, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यह 3 एक्सिस है रूम में, हमने 3D सरफेस में बताया। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा आप चलोगे तो यह एक्सिस है एक्स एक्सिस, वहाँ पे कट किया उस कोने पे, तो उसको ओरिजिन मैंने माना, वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तीनों परपेंडिकुलर है। रूम में एक पॉइंट को आप केयर करो, देखो फील आना चाहिए आपको, 3D पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, तो फील आपको तो आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दैट वाई एक्सिस एंड दैट इज द जेड एक्सिस, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेयर द कोऑर्डिनेट इज द 0, तो वह 0 कोऑर्डिनेट आया। आइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, वाई पे तो कोई डिस्टेंस कवर किया नहीं इसने, जेड पे भी कोई नहीं किया, तो इसका कोऑर्डिनेट A0। ओके, आइए दूसरा पॉइंट, इसके बाद यह एक्स है, यह पॉइंट देखिए कहाँ पे है, यह वाई है, कोई पॉइंट इस वॉल पे है, इस वॉल पे है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस वॉल का पॉइंट है, तो किसका कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा ए कामा साइड ए है सब, A0। ओके, क्योंकि जेड एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं। फिर आइएगा, अब चलते हैं इसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मैंने एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा A0 0, इस सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, मीन्स वह एक्सिस, यह वाला एक्सिस वाई एक्सिस है सामने। अगर यह वाई एक्सिस है तो
तो वाई एक्सिस में कोई पॉइंट उसने कवर नहीं किया, सॉरी जेड एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में कोई पॉइंट नहीं कवर किया। इसने किस पे पॉइंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस पे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस का होगा, मीन्स एक्स का 0, पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं a, फिर जेड का लिखते हैं 0। ओके, यह a0 0। आइए सर, यह जेड एक्सिस है, देखिए यह मैंने जेड एक्सिस ड्रॉ किया है, यह जेड एक्सिस है यह। अब इस जेड एक्सिस में कोऑर्डिनेट मुझे देखना है, तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्स पे कोई डिस्टेंस आपने नहीं कवर किया, वाई पे भी कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, ओनली जेड एक्सिस पे आपने डिस्टेंस कवर कर रखा है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0 a। पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर जेड एक्सिस का। ओके, दिस कोऑर्डिनेट भी ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, सो दिस इज द 0 0 0। अभी बचा है एक पॉइंट यह, अब देखिए कहाँ पे है यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर ऐसे जेड एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, आपका जो पॉइंट है यह पॉइंट जेड एक्सिस, माने यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे भी है यह, और यह जेड एक्सिस पे देखिए परपेंडिकुलर, यह साइड परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ। इसका मतलब इसका तीनों कोऑर्डिनेट हुआ ए। यह मैंने कोऑर्डिनेट इसलिए बताया कि हमें थोड़ा 3D का वैल्यू पता लग सके कि क्या हो सकता है। अच्छा, इसी में मैंने एक चीज बताया था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट, मैं एक बार रिवाइज करता हूं यूनिट वेक्टर की कहानी फिर से। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या है सर? यूनिट वेक्टर क्या, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हो आप कैप ए से, ए कैप। यूनिट वेक्टर की जो कहानी है वह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देती है। किसी भी क्वांटिटीज के आगे अगर हम यूनिट लगा दें, यूनिट वेक्टर लिख दें, तो उसको डायरेक्शन मिल जाता है। मैंने इसको एग्जांपल में बताया था, जैसे कि मुझे इंटेंसिटी लिखनी होती है तो इंटेंसिटी का आप फार्मूला लिखते हो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होता है तो यहाँ एक एरो लगा देते हैं और यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं कैप आर। तो जहाँ कैप लग गया, इसका अभी हम उसका आगे भी डिस्कशन करेंगे, अभी आएगा यूनिट वेक्टर जब हम प्रोडक्ट पढ़ाएंगे वेक्टर का, उस कंडीशन में फिर कैप की वैल्यू मैं समझाऊंगा आपको। तो कैप वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। और अभी अभी मैंने आपको बताया मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए आप लिख सकते हो, यह यूनिट वेक्टर है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एट द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैं मानता हूं कैप आई। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैप जे, एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैप के होता है। ठीक सर, तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कैप आई, वाई एक्सिस में कैप जे, जेड एक्सिस में कैप के। अब जैसे मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हुआ, इस पॉइंट का जो ओ ए है, जो ओ ए है इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो, अगर मुझे ओ ए का वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओ ए, वेक्टर ओ ए। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या था सर इसका? ए 0 0। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का ए, तो ए और कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस कैप आई, प्लस वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 कैप जे, प्लस जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 कैप के। यह इसका वेक्टर फॉर्म होता है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो हम ऐसा लिखते हैं, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ए कैप आई प्लस 0 कैप जे प्लस 0 कैप के। जैसे मैंने इसको सपोज किया ए, या इसका कोऑर्डिनेट लिखना है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ओ एफ लिखना है।
वेक्टर ओ एफ। कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिएगा सर, इसका कोऑर्डिनेट ए आया है, एफ का कोऑर्डिनेट ए आया है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर ओ एफ ए कैप आई प्लस ए कैप जे प्लस ए कैप के आप लिख सकते हैं। यह हुआ इसका। अगर आपको बी का कोऑर्डिनेट लिखना होता वेक्टर ओ बी लिखना होता वेक्टर फॉर्म बी का, तो आप क्या लिखते? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 0 के कैप। इस तरह हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट्स का। अगर कोऑर्डिनेट दे देगा तो उसका वेक्टर फॉर्म कैसे मुझे लिखना है यह मुझे पता होना चाहिए, और इसका फील आपको आना चाहिए 3D में कि वेक्टर फॉर्म को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो आइए वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करवा रहे हैं आपको, तो आइए हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड वेक्टर से। जैसे एक फर्स्ट न्यूमेरिकल्स मेरा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज व्हाट इफ द गिवन द कोऑर्डिनेट ए इज इक्वल टू 1 2 -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज बी इज 3 2 2 3 2 2। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर करना है कि जब भी कोऑर्डिनेट देता है तो वह तो आप 9th क्लास से जानते हो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन से होता है। तो ओरिजिन से इसका वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए क्या होगा, माने इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर ओ ए होगा 1 कैप आई कैप प्लस एक्स एक्सिस पे है, फिर 2 अभी मैंने बताया था इसका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर 2 जे कैप माइनस है तो माइनस के कैप। इसी तरह बी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है, पहले वेक्टर ए बी फाइंड करना होगा। तो मैं पीछे एक टॉपिक बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पीछे का वीडियो जो फर्स्ट वीडियो मेरा है वहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने बताया होगा कि सपोज करो यह कोई कोऑर्डिनेट था P, जिसको आपने 1 2 -1 ए है, और एक पॉइंट B था, एक पॉइंट B था आपका, और इसको आपने सपोज कर रखा था। दिख नहीं रहा है तो इस पे यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि एक पॉइंट दे रखा है A, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1 2 -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B 3 2 एंड 2। तो इसका वेक्टर फॉर्म तो मैंने आपको लिखना बताया। वेक्टर ओ ए कैसे लिखते हैं, वेक्टर ओ बी कैसे लिखते हैं, ये भी आपको पता हो गया। अब हमें इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो भी वेक्टर आप फाइंड करते हैं उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो मैंने यह पोजीशन ए का बता दिया, बी का बता दिया। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी चाहिए। कुछ याद आया मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी के लिए मैंने बताया था लास्ट में बी है तो पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अब मत भूलिएगा यह फॉर्मूला लर्न रखिए, कई बार यूज करेंगे हम इसका। पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, दिया था कि एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 -1 एंड अदर पॉइंट बी विच कोऑर्डिनेट इज 3 2 2। तो कोऑर्डिनेट देता है, इसका मतलब उसका पोजीशन देता है। पोजीशन देता है तो उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स ए का पोजीशन है तो वेक्टर ओ ए लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं पता लगा उसका। फिर बी का पोजीशन दिया तो पोजीशन वेक्टर बी का भी लिख सकते हैं। फिर हम वेक्टर ए बी लिखते हैं। वेक्टर ए बी मीन्स वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी की वैल्यू कितनी है सर? वेक्टर ओ बी 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 2 के कैप माइनस, बाहर माइनस ब्रैकेट के
आई कैप प्लस 2 जे कैप 2 जे कैप माइनस के कैप। अब इसको सॉल्व करो, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, बाहर माइनस ब्रैकेट के भीतर के सारे साइन चेंज, कितना होंगे, कैप आई माइनस जे कैप प्लस माइनस था तो प्लस के कैप। सॉल्व करिए, 3 आई कैप एंड माइनस आई कैप 2 आई कैप, 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 0 जे कैप, कैंसिल हो गया 0 जे कैप, 2 के कैप 1 के कैप प्लस 3 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, यह तो वेक्टर ए बी आपने फाइंड कर लिया, वेक्टर ए बी आ गया। अगर आपको वेक्टर ए बी आ गया तो क्या आप मॉड ऑफ वेक्टर ए बी नहीं फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर ए बी हो गया, हमें ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होता है, मैंने मैग्नीट्यूड भी निकालना फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है रूट। जैसे कोई ए बी वेक्टर है और उसका ए कैप आई प्लस बी कैप जे प्लस सी कैप के है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ भी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी लिखने के लिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, आंसर आएगा रूट 13। तो आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालना आ गया होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कैसे फाइंड करते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, मैंने इस क्वेश्चन में 3 टॉपिक आपको सिखाया। फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर कैसे लेते हैं, फिर उस पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, फिर उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूँ। ठीक सर, तो आइए सेकेंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। यह फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकेंड न्यूमेरिकल जो आपका है दिया है फाइंड द यूनिट वेक्टर। इस बार हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस बार ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है और इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना होगा। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 2 वेक्टर दे रखा है मुझे। वेक्टर ए, वैसे हम इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड को इसको स्मॉल बी से दिखाते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप 1 के कैप। करा इसका रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर दीजिए। इसके रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड कर दें, रिजल्ट फाइंड कर लें। तो रिजल्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आएगा, 3 1 4 आई कैप, 5 से 4 माइनस होगा माइनस जे कैप, 2 से 1 माइनस होगा माइनस के कैप। अब इसका हम कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम सपोज करते हैं यक्स, वेक्टर यक्स सपोज कर लिया, ए प्लस बी मीन्स एक्स, रिजल्ट मीन्स यक्स। 4 कैप आई माइनस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, इसका कैप कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। कैप वेक्टर यक्स इज इक्वल टू वेक्टर यक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर यक्स। अभी फार्मूला मैंने बताया था इसका, पीछे स्टार्ट किया था टॉपिक तो मैंने फार्मूला बताया था यूनिट वेक्टर का। कैप ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। हमने इसको सपोज कर लिया यक्स ताकि आपको इजी लगे, तो मैंने कैप यक्स इज इक्वल टू वेक्टर यक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर यक्स। चलिए, वेक्टर यक्स कितना है, 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन मॉड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 16 17 18 रूट 18। ओके, तो यह रहा आपका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका कि यूनिट वेक्टर आप कैसे फाइंड करते हो।
यह यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कैप ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसके बाद जो टॉपिक है जो न्यूमेरिकल्स है आपका दिया है, दो फोर्सेस F1 इज दिस एंड F2 इज दिस एक्टिंग एट ए पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट फोर्स। फाइंड कर सकते हैं सर। आपको एक फोर्स F1 दिया है, एक फोर्स F2 दिया है, एक पॉइंट पे एक्ट होते हैं, इसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो रिजल्ट का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए। आइए सर, एक फोर्स F1 इज गिवन 3i कैप प्लस 4j कैप, F2 दे रखा है आपको 3i कैप 3j कैप एंड 4k कैप। इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। चलिए ऐड करिए। 3i कहीं है नहीं है प्रोसेस में, तो 3i कैप, 3j प्लस 4j, 3j प्लस 4j 7j, 4k और कहीं k नहीं है तो प्लस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, यही इसका मैग्नीट्यूड आता है। आया सर? यह आपको मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बताया कि दोनों के रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करते हो। एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं बताता हूं, जो कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स है। दिया है अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे यह अप्लाई हो रहा है। फोर्स इज यस, सपोज फोर्स इज जब, और यह एंगल दिया है कितने डिग्री पर अप्लाई होता है? 60 डिग्री पर, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल। इफ इट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट्स दिया, हॉरिजॉन्टल इस 60 से, अब ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट्स पता है, मीन्स हॉरिजॉन्टल fx लिख सकते हैं, यह एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया। क्यों हॉरिजॉन्टल इसको सपोज कर रहे हैं? थीटा से सटा हुआ साइड हॉरिजॉन्टल होता है, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को छोटा सा, कि थीटा के फ्रंट वाली साइड जो छोटी होगी परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल कंपोनेंट्स, और जो उससे सटा हुआ साइड होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। fx दे रखा है, कितना दिया है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इज द 50 न्यूटन, fx इज इक्वल टू 50 न्यूटन। What is the find the magnitude of the force? इस फोर्स की वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, F क्या है? तो सर इसका Fx पता है हमें, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। Fx मुझे पता है हॉरिजॉन्टल 50, F की वैल्यू फाइंड करनी है इनटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? F इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 50। जो F फोर्स है वह कितना आ गया? 100 न्यूटन। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वह 100 न्यूटन। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ देता आपसे कि वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है, तो आपको क्या मैंने बताया था वर्टिकल क्या होता है, आप हमेशा के लिए याद रख लो। अगर आप यहाँ फिगर्स नहीं समझ रहे हो तो याद रखो, वर्टिकल मीन्स साइन, जो फ्रंट पे होता है, मीन्स F साइन थीटा, F मीन्स आपने निकाला 100 इंटू साइन 60 डिग्री, 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, माने 50√3 न्यूटन आया इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो यह आपको मैंने आज बताया जो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना था। कुछ न्यूमेरिकल्स और हम करवाएंगे आगे की वीडियो में। मैंने आज जो टॉपिक आपको बताया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? किसी एक वेक्टर को दो या अधिक पार्ट में ऐसा डिवाइड कर देना है जिसका इफेक्ट उस अकेले की क्या होगा? इक्वल होगा। इसके बाद मैंने उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताया, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, और फिर इसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ रिलेटेड चीज़ें आपको बताई। तो आज मैंने आपको जो पीछे तक के वीडियो थे वेक्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको वेक्टर बता दिया, स्केलर बता दिया, सम ऑफ वेक्टर बता दिया, एंड पैरेललोग्राम लॉ बता दिया। जो अगली टॉपिक है वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ना है। जो अगला वीडियो होगा उसमें हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो दो वेक्टरों का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, जिसे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। अगले वीडियो में धन्यवाद।